1970 में डेनिस बर्गेट ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें उसने देखा कि अफ्रीका के कुछ कबाइल में कोलोरेक्टल कैंसर नहीं था और उसकी वजह उन लोगों का हाई फाइबर डाइट इंटेक था, यानी अपने खानों में सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल था। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा कोलोरेक्टल बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, मैं ये बताता चलूं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खुराक की नाली से होते हुए मैदे से छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है और इस दौरान उस खुराक की एब्जॉर्प्शन होती है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं। पाकिस्तान और साउथ एशिया में कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत का कैंसर अब 40 साल की भी उम्र से कम लोगों में पाया जाने लग गया है। आज मैं बात करूंगा कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर की इब्तदाई अलामात क्या हैं, कौन लोग कोलोरेक्टल कैंसर की डेवलपमेंट के रिस्क पे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, कौन से टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए किए जाते हैं, इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और आखिर में कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या है। हमारे जिस्म में बड़ी आंत के अंदरूनी जो लेयर है म्यूकोजा, उसके जब खुलियों में गैर मामूली तब्दीली आए कि वो बढ़ने लग जाएं और ट्यूमर या गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर जाएं, तो उस वक्त वो उनको बड़ी आंत का कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर कहेंगे। कैंसर अमूमन पॉलिप्स जो कि गोश्त के लोथड़े होते हैं उनसे भी डेवलप हो सकता है कि वो 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन उनसे भी डेवलप हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत की कैंसर की इब्तदाई अलामात क्या हैं। पीआर ब्लीड यानी पखाने के रास्ते से खून आना, फ्रेश ब्लड भी हो सकता है या स्याह रंग का पखाना भी हो सकता है। नंबर 2, बाउल हैबिट चेंज हो जाना, कब्ज रहना और फिर मोशन लग जाना या मोशन लेना और कब्ज होने लग जाना। उसके अलावा टेनिस्मस के बार बार पखाना करने की हाजत होना लेकिन पखाना ना आना। चौथे नंबर पे कि वेट लॉस, ना आप डाइट कर रहे हैं ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वेट कम हो रहा है। थकन रहना कि ब्लड की कमी, एचबी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा थकन रहना और पेट में दर्द या मरोड़ रहना, या उसके अलावा आईबीडी जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी कैंसर की वजह बन सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से लोग रिस्क पे हैं, सबसे पहले बढ़ती हुई उम्र, ये एक रिस्क फैक्टर है। मेल जेंडर, मर्द हजरात वो भी रिस्क पे हैं कोलोरेक्टल कैंसर डेवलपमेंट पे। और लो फाइबर डाइट कि जिसमें फलों सब्जियों का कम हो इनटेक जिनका, हाई फैट डाइट, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हो कोई लोग, उसके अलावा रेड मीट जिसमें प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 में इंटरनेशनल रिसर्च ने मेंशन किया है कि प्रोसेस्ड फूड नंबर 1 ग्रुप में है कार्सिनोजेनिक कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। या कोई शख्स है जो सिगरेट नोशी करता है, उसके अलावा कोई शराब नोशी करता है, ये। और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर और जेनेटिक सिंड्रोम्स जिसमें लिंच सिंड्रोम और फैब सिंड्रोम है। अब अगर मैं बात करूं कि कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। स्क्रीनिंग के लिए क्लोनोस्कोपी के पखाने के रास्ते से कैमरे की मदद से बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है और ये कोई इतना महंगा टेस्ट नहीं है, हर जो टर्शरी सेंटर्स हैं उनमें अवेलेबल होता है। क्लोनोस्कोपी हर शख्स जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है उसको 10 साल की इंटरवल से क्लोनोस्कोपी करवानी चाहिए कि अगर वो नेगेटिव रहती है तो 10-10 साल के इंटरवल से। उसके अलावा स्टूल टेस्ट भी होते हैं जिसमें फिट है फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट
या फिर फीकल डीएनए टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि आपके स्टूल में खून कुछ आ रहा है, तो तब इसको पॉजिटिव कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गए तो फिर क्लोनोस्कोपी के लिए पेशेंट्स को भेजा जाता है कि वो क्लोनोस्कोपी करवाएं। अब अगर किसी शख्स के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कोलोरेक्टल कैंसर था तो उसको चाहिए कि या तो वो 40 साल की उम्र में जब पहुंच जाए तो उस वक्त वो क्लोनोस्कोपी करवाना शुरू कर दे, या फिर जिस उम्र में उस रिश्तेदार को डायग्नोज हुआ था उससे 10 साल पहले क्लोनोस्कोपी शुरू करवाए। मिसाल के तौर पे अगर रिश्तेदार की उम्र 42 साल थी तो इसको चाहिए कि 32 साल की उम्र में अपनी स्क्रीनिंग शुरू रखे क्लोनोस्कोपी। और अब अगर मैं बात करूं कि कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले सीबीसी, जिसमें आपकी जो एचबी होगी वो कम होगी। उसके अलावा सीईए लेवल्स, ये ट्यूमर मार्कर हैं। और उसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के उंगली की मदद से पखाने के रास्ते का मुआयना, और एमआरआई पेल्विस, क्लोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी और सीटी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस कि कहीं कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल गया। अब अगर मैं बात करूं कि इसके स्टेजेस, कोलोरेक्टल कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं और स्टेज के ही साथ उसकी ट्रीटमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग की जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले सर्जरी, कि अगर छोटा ट्यूमर है तो उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है और उसकी बेसिस पे आया उसकी ऑब्जर्वेशन, अगर लो रिस्क में है तो ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है तो उसमें फर्दर ट्रीटमेंट ऐड की जाती है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब आखिर में मैं ये बात करूं कि कोलोरेक्टल कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हाई फाइबर डाइट, स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक क्विट करना चाहिए, और लो फैट डाइट, मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो, ओबेसिटी ना हो, वज़न आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और स्क्रीनिंग साथ साथ की जाए कि जो रिस्क पे लोग हैं वो लाजमी स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी डिटेक्शन उतनी जल्दी उतना बेहतर इलाज और उतना अच्छा सर्वाइवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ अहबाब में शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद असद, जिसका हैंडल है ऑनको विद असद, उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में उस सवाल को मेंशन करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। शुक्रिया।